गया, करें स्टार्ट। ठीक है, चलिए वेलकम बैक। कल अपन लोगों ने कितना कवर किया था? बहुत थोड़ा सा पोर्शन, सिर्फ कंप्लायंस मैनेजमेंट, राइट। शुरू से एक बार रिवाइज कर ले, क्या था? वापस बोलो, मॉड्यूल में कितने पार्ट्स हैं? पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कितने मार्क्स का था? 40, पार्ट बी 60। पार्ट ए कवर्स कंप्लायंस मैनेजमेंट। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कंप्लायंस मैनेजमेंट थ्योरेटिकल है, यहाँ पे अपन को रटना है। ठीक है, मोर ऑफ बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी लेकिन रटना है यहाँ पे। ठीक है, देन पार्ट बी में क्या है? ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। अपन ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस अलग अलग पार्ट बी पार्ट सी करके पढ़ रहे हैं, राइट। ऑडिट ड्यू डिलिजेंस कितने मार्क्स का है? 60। ठीक, ये 60 मार्क्स इज ऑल टेक्निकल। लर्न यहाँ पे भी करना है लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आपको समझा कि प्रोसीजर प्रोसीडिंग्स क्या है। फॉर एग्जांपल आईसीटीआर या इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कंप्लायंसेस है, कुछ चीजें देखनी पड़ती है, कंपनी इंश्योर करे। अगर वो अपन को पता है, बस उसी की चेकलिस्ट बना के लिख देनी है एंड दैट्स इट। ठीक है, सो वो टेक्निकल है। सो अगेन, जिसका रटना अच्छा है प्लीज पार्ट ए पे कंसंट्रेट करो, जिसका टेक्निकल अच्छा है प्लीज पार्ट बी पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, देन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? पार्ट ए के 2 चैप्टर्स, कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंसेस। उसके बाद वील प्रोसीड टू पार्ट बी। ठीक है, फिर आप लोगों को जैसा कंफर्टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग शिफ्ट करते रहेंगे। कूल, परफेक्ट। सबसे पहला चैप्टर अपन ने कौन सा स्टार्ट किया था? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था अपन ने, सिर्फ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है उतना ही देखा था, राइट। आज थोड़ा अपन को रट्टाफिकेशन करना है क्लास में। सब लोग फ्रेश हैं या किसी ने भी पानी वानी पीना है? अभी तो फ्रेश होंगे, ठीक है। आधे घंटे बाद नींद आएगी तब अपन देखते हैं क्या करना है। ठीक है, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया था अपन ने कि भाई कंपनी को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ से कंप्लाई करना पड़ता है। अगेन आई एम क्लैरिफाइंग दिस, एग्जाम में रूल्स रेगुलेशंस पूछता है, उसका मतलब भी आपको लॉज लिखने हैं। कंपनीज एक्ट, सेबी, एफसीआरए, एससीआरए, फेमा, एफसीआरए सब लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पूछ रहा तो लॉज नहीं लिखने हैं, वो कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना। ठीक है, सो अपन ने क्या स्टार्ट किया था कि भाई कंपनी को बहुत सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन से कंप्लाई करने की जरूरत है। नहीं किया तो क्या रिस्क फेस करने पड़ेंगे? पेनल्टीज, फाइन्स, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा एंड ब्ला 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 ब्ला, राइट। अब अगर ये रिस्क आप लोग इंटेंशनली करते हो क्या? इंटेंशनली आप लोग नॉन कंप्लाई करोगे क्या प्रोविजंस को? नहीं, राइट। सो प्रॉब्लम क्या है? कंपनी के पास बहुत सारा काम है, कंपनी बहुत बिजी है, हो सकता है किसी केसेस में वो कंप्लाई ना कर पाए, इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू फॉर्म अ सिस्टम विच इज कॉल्ड एज कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई छोटे से में अगर अपन बोले तो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम एंश्योर्स कि कंपनी सारे लॉ से कंप्लाई करे। करेक्ट, समझ में आ गई बात? ठीक है, इतना ही पढ़ा था कल अपन लोगों ने। नेक्स्ट अपन लोगों ने देखा था कि भाई अपन बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क की। अच्छा, अगेन कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग बात है क्या? सेम है। ठीक है, सो अपन बात कर रहे हैं एक फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर की, राइट। सो स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अपन बात किस फ्रेमवर्क की कर रहे हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, सो जब अपन कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो मतलब कंपनी में कंप्लायंस से रिलेटेड जितने काम अपन को करने पड़ेंगे उन सब को मिला के उस पूरे को अपन बोलते हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या देखा था अपन लोगों ने? एक डिब्बा ही समझा था कल, बस, राइट। ये डिब्बा समझा था अपन ने, डिब्बे को अपन ने बोला था कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस डिब्बे को अपन ने नाम दिया था, कल ही इसका नामकरण अपन लोगों ने कर लिया था, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, अब डिब्बे के अंदर और क्या क्या अपन ने देखा था? सबसे पहला काम, लॉज को आइडेंटिफाई करो, देखो तो कंपनी को कौन से लॉज से कंप्लाई करना है। नेक्स्ट, लॉज देख लिए, अब यस, ये रिस्क कौन सी है? कौन सी रिस्क की बात कर रहे हैं? अगर अपन लोगों ने इसको कंप्लाई नहीं किया तो क्या क्या रिस्क फेस करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क देख ली। अब यस, अब ये रिस्क फेस ना करनी पड़े उसके लिए रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स। क्या थी रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स? भाई अगर अपनी सीधी भाषा में समझे तो पॉलिसीज कंपनी क्या बनाएगी, राइट। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हाँ याद करना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन अपनी भाषा में थोड़ा समझे तो रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स मतलब कंपनी कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाएगी वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए। एकदम ठीक है, ठीक है। चलो, रिस्क मिटिगेशन टेक्निक के बाद, अच्छा पॉलिसी बना दिया, प्रोसीजर बना गया, हो गया, क्या क्या करेंगे अभी? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में बड़ा मस्त सा एक एग्जांपल देखा था कल अपन लोगों ने, आई गेस याद रहेगा। ठीक है, सो मॉनिटरिंग भूलना मत। मॉनिटरिंग के बाद क्या था? रिपोर्टिंग।
ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है, एक दूसरे को रिपोर्ट करना अपना काम जरूरी है, इसलिए फाइनल स्टेज वाज रिपोर्टिंग। यहां तक सबको याद हो गया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब सबसे प्यारी चीज सुनो, पूरे चैप्टर में 5 पॉइंट्स ये याद हो गए तो या एक पॉइंट इसमें ऐड होगा या एक पॉइंट कम होगा, लेकिन पूरा चैप्टर इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, अब अपन को आगे क्या पढ़ना है कि इसमें और क्या हो सकता है या इससे और क्या हट सकता है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन पूरा चैप्टर यही 5 पॉइंट्स में कंसेंट्रेटेड है। श्रद्धा पानी पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? बढ़े आगे, चलो। सो ये डिब्बे को अपन ने नाम क्या दे दिया था? कंप्लायंस फ्रेमवर्क या कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। इतनी चीज समझ में आ गई सबको? अब कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम लोग बोल सकते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब एक पार्ट। ठीक है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंप्लायंस चार्ट। सो आज का डिस्कशन मोटा मोटी कंप्लायंस चार्ट के बारे में है। ठीक है, आई होप कि आज के इसमें अपन सिर्फ कंप्लायंस चार्ट की बात करेंगे। इफ एट ऑल और टाइम बचता है तो अपन थोड़ा और आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बकवास बाद में, पहले ये बताओ कंप्लायंस चार्ट के बारे में किसी ने कभी भी सुना है? किसी को कोई भी आइडिया हो थोड़ा बहुत क्या होता है कंप्लायंस चार्ट? नहीं, थोड़ा आइडिया लगा सकते, तुक्का मार सकते कंप्लायंस चार्ट क्या होगा? यस, परफेक्ट। चार्ट फॉर्म में आरसीडी में बैठने वाले कितने लोग थे? आई गेस ये सभी बैठ ही गए ना। सो आरसीडी में एक चीज अपन लोग बार बार बोलते हैं, चैप्टर का चार्ट फॉर्म, राइट? वो चार्ट फॉर्म क्या होता है कि वो चार्ट देख के आप सब समझ जाओ कि चैप्टर में क्या है, राइट? ये फ्रेमवर्क देख रहे हैं आप, ये दिखा डिब्बा पूरा, यही डिब्बे को उठा के चार्ट में रख दो तो भाई उसको बोल देंगे कंप्लायंस चार्ट। समझा? बेवकूफी बनाने की लिमिट समझी? ठीक है, ये इंस्टीट्यूट अपन को, इंस्टीट्यूट का हर कोई अपन को ऐसे बेवकूफ बनाता है। ठीक है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये जो फ्रेमवर्क अपन ने समझा है ना, इसी को वो चार्ट की तरह रख देते हैं। ठीक है, चार्ट की तरह क्यों रखते हैं? कोई अपने जैसे गधे भी वहां पे बैठे हैं जिनको डिब्बा डिब्बी नहीं समझते। ठीक है, उनको चार्ट ही समझते हैं, उनको पिक्चर्स ही समझती है। ठीक है, सो उनके लिए कंप्लायंस चार्ट जैसी चीजें जरूरी है। नाउ कंप्लायंस चार्ट क्या? इतना बड़ा सा एक चार्ट है, हर जगह कंपनी में चिपका दिया जाएगा क्या? टांग दिया जाएगा कि हर जगह देखो देखो कंप्लायंस चार्ट? हाँ, डिजिटल इंडिया में होगा क्या ऐसा, हर जगह कंप्लायंस चार्ट टांगा जाएगा? जी नहीं। ठीक है, कंपनी की वेबसाइट्स पे एक डैशबोर्ड करके बनता है, वहां पे कंप्लायंस चार्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, अभी डैशबोर्ड पे भी अपन आएंगे, लेकिन कंप्लायंस चार्ट प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है? कंपनी की वेबसाइट पे होता है। ठीक है, कूल, ओके। अब कंप्लायंस चार्ट में क्या क्या होता है? जितने लॉज अप्लाई होंगे वो, ये लॉ से रिलेटेड जो रिस्क होंगी वो, हर किसी को वो रिस्क से कंप्लाई करने की सबके पास क्या अथॉरिटीज है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या रोल, एवरीथिंग। ठीक है, आप कंप्लायंस चार्ट देखो और आपको सब समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी के लिए कंप्लायंसेस का कुछ भी कंप्लायंस से रिलेटेड कैसे यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो कंप्लायंस चार्ट में सब कुछ होगा। ठीक, चार्ट फॉर्म जब अपन बात कर रहे हैं, चार्ट का मतलब भी यही होता है कि देख के आपको सब समझ में आ जाए। सो दैट इज कंप्लायंस चार्ट। इतनी बात सबके समझ में आई? कितनी बात करी अपन ने? कोई ज्यादा बात नहीं करी अभी तक। अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि इंस्टीट्यूट ने अपन को बेवकूफ बनाने का क्या तरीका देखा। क्या देखा? कि ये फ्रेमवर्क को जब तुम चार्ट में रख दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लायंस चार्ट। एग्जाम में क्या लिखना है? फ्रेमवर्क को उठा के जब चार्ट में रख दोगे तो उसको बोलते हैं कंप्लायंस चार्ट। नो, ठीक, ये समझने के लिए इसलिए आप लोगों का नोट्स रीड करना जरूरी है। ठीक है, नोट्स में आपको समझाया जाएगा कि कंप्लायंस चार्ट आपको एक ओवरव्यू देता है कि आपकी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं क्या। ठीक है, फिर वो ऑब्लिगेशंस जो हैं उनसे रिलेटेड पॉलिसीज क्या है, वो पॉलिसीज को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ठीक है, ये फॉलो हो रही है नहीं वो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। सो एवरीथिंग कम्स इन अंडर कंप्लायंस चार्ट। ठीक है, तो ये लिंक आपको समझ में आया? अपन ने पढ़ा कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज कंप्लायंस चार्ट। आ गई यहां तक बात समझ में? ठीक, अब ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ो, अपन एक दूसरे टॉपिक पे स्विच करने वाले हैं जिसके लिए थोड़ा सा रट्टाफिकेशन अब जरूरी है। ठीक ठीक, दिमाग में मेंटालिटी बनाना, अभी रटने की बारी आने वाली। करेक्ट, वेरी नाइस। चलो, कंप्लायंस फ्रेमवर्क की अपन जो बात कर रहे थे, आप अगर, सॉरी फॉर द राइटिंग, आप अगर मॉड्यूल उठा के देखोगे तो आपको मॉड्यूल की स्टार्टिंग में कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं होगी। ये जो अपन ने जितना भी टीम टाम यहाँ पे पढ़ा है,
कोई बात नहीं है इसकी, ठीक है। बात सीधी क्या करेंगे वो, अगर आपने ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये डिब्बा आपने प्रॉपरली कंपनी में बनाया है तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। क्या बात हो रही, डिब्बे की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। अगर आपने डिब्बा अच्छे से बनाया है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट का आपने बेवकूफ़ी देखी, पहले क्या बताना चाहिए कि डिब्बा बना कैसे, फिर उसके बेनिफिट्स बताओगे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जिसको पहले ही डिब्बा पढ़ना है वो डिब्बा पढ़ के भी बेनिफिट्स पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अभी अपन डिब्बा नहीं पढ़ रहे कि डिब्बा अगर अच्छे से बना तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। चलो, स्ट्रेस किसी ने लेना नहीं है, सुनते जाना है, रटना कैसे वो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, अमेंडमेंट सुने लोगों ने, हाँ, हर थोड़े थोड़े दिन में थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स आते रहते लॉज में। क्यों आते रहते, सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से अमेंडमेंट करना पड़ता, राइट। अभी नया अमेंडमेंट कौन सा है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट आया, भाई सीएस, तुम लोगों के लिए क्या अमेंडमेंट आया है अभी, सबकी नौकरी खतरे में डालने का क्या अमेंडमेंट आया है अभी। जो 5 CR था वो अब 10 CR हो गया है, राइट। कुछ कंपनीज को जिनको ऑडिट कराना जरूरी नहीं था उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है, जिनके बोरोइंग्स 100 करोड़ है, ठीक है। हर कंपनी जिसके बोरोइंग्स 100 करोड़ है उनको मैंडेटरी कर दिया। तो ऐसे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, स्पेशली इनकम टैक्स वाले, है ना। इनकम टैक्स वाले अपने लगती है हर अटेम्प्ट में, है ना। कुछ नए अमेंडमेंट्स आएंगे, उठा के 15 मार्क्स का पेपर में पूछ लेंगे, गए, राइट। सो ये अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अपन को भी अमेंडमेंट्स कैसे पता चलता, भाई किसी ने ग्रुप पे डाल दिया ये अमेंडमेंट आ गया, राइट। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देगा अमेंडमेंट क्या है, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अमेंडमेंट देखने की है क्या, नहीं। और अगर पेपर में आ गया तो गला किसका पकड़ना है जाके, गला किसका पकड़ना है जाके, हाँ, टीचर का, राइट। आपने पढ़ाया ही नहीं था, आपने अमेंडमेंट बताया ही नहीं था, राइट, ठीक है। सो मस्ती अपार्ट, प्रैक्टिकली भी होता है, ठीक है। कई लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं उनको पता नहीं चलता कि कब अमेंडमेंट आ गया, ठीक है। सो ये अमेंडमेंट आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो अपन छोटे अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। अभी हर साल फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स होता है, टैक्स के स्लैब्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको ये अमेंडमेंट्स पता नहीं होगा तो आप पूरा ही टैक्स गलत कैलकुलेट कर लोगे, राइट। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसलिए अगर आपका ये फ्रेमवर्क प्रॉपरली बना है, पहला काम क्या था फ्रेमवर्क बनाने का, रूल्स, लॉज आइडेंटिफाई करना। तो वो लॉज में जो अमेंडमेंट हो रहा वो भी पता होना चाहिए ना। वो आप तभी पता कर पाओगे जब ये फ्रेमवर्क आपने प्रॉपरली बनाया था। अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम है आइडेंटिफाई करने का कि कंपनी को कौन से लॉज फॉलो करने हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक सिस्टम होगा जो अमेंडमेंट्स देखता रहेगा, ठीक है, जो आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हो रहे हैं एंड क्या क्या फर्क पड़ने वाला है आप पे, ठीक है। जैसे स्लैब रेट अपने लिए जब चेंज होता है अपन खुश हो जाते हैं, आगे बढ़ा दिया। कंपनी के लिए टैक्स बढ़ा दिया तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम है, तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। सो पहला बेनिफिट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लायंस ऑडिट। अब कंप्लायंस ऑडिट तो प्लीज बता दो क्या होता है। यस, कंप्लायंस का जहां वर्ड आया लाइन ही यही लिखनी है कि कंप्लाइंग विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट, ठीक। वेरी बोरिंग, लेकिन अपन को यही छापना है वहां पे, ठीक है, हाँ, ठीक। सो कंप्लायंस ऑडिट मतलब कि कंपनी सारे रूल्स से कंप्लाई कर रही है या नहीं वो एक बार देख लेना, ठीक है। ये करना भी जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, मॉनिटर करने के लिए कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं। ये कब होगा, अगेन जब आपका वो फ्रेमवर्क प्रॉपरली बना है, ठीक है। जब कोई मॉनिटर करने के लिए है तभी आप देख पाओगे कि ऑडिट हो रहा है या नहीं, कंपनी रूल से कंप्लाई कर रही है या नहीं, रिस्क देख रहे हो या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझ में आ रही, ठीक है। अगर ऊपर वाली बात सबको समझ में आई तो नीचे वाले पॉइंट्स ऑटोमेटिकली समझेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या देखा अपन ने, रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरा पॉइंट क्या देखा अपन ने, कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब क्या, कोई सोच पा रहा है क्या, प्रैक्टिकली सोच के देखो एक बार, बुक से दिमाग हटा के। ट्रेनिंग मतलब क्या, किस चीज की ट्रेनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, किस चीज से रिलेटेड स्किल्स। यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज कंपनी में, कंपनी छोड़ो, ठीक है, और भी जगह पे जो लोग बैठे हैं ना, कई लोग बहुत बेवकूफ हैं, ठीक है। पता ही नहीं है भाई कौन से रूल से कंप्लाई करना पड़ता, और यही नहीं पता कि ऐसे कोई रूल्स भी होते हैं क्या, ठीक है। ट्रस्ट मी, देयर आर स्टिल पीपल
नो ऑफेंस अगर आप में से वैसा कोई निकला, कोई हाथ मत उठाना, हंसना नहीं, ठीक है। कई लोग ऐसे जिनको नहीं पता कि लिस्टेड एंटिटी के ऊपर सेबी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, उनको लगता है अनलिस्टेड के ऊपर भी सेबी अप्लाई होता है। होता है क्या? होता है क्या? नहीं, राइट। ऐसे और लोग भी हैं जो पास तो हो जाते हैं लेकिन फाइनली काम करने जाएंगे वहां पे, ठीक। तो ऐसे कुछ बेवकूफ भी वहां पे बैठे हैं, नो ऑफेंस अगेन, ठीक। कुछ लोग वहां पे ऐसे बैठे हैं जिनको नहीं पता कि हो क्या रहा कंपनी में, भाई कौन से रूल्स, कौन से लॉज, है ना, कौन सी रिस्क की बात कर रहे हैं, कौन सी पेनल्टी, कितनी पेनल्टी, हमें नहीं मालूम। तो ऐसे लोगों को ट्रेन करना जरूरी है। अच्छा, कितने लोगों के भाई बहन यहाँ पे आईटी वगैरह में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो, डेल, एचपी, किसी में कोई काम नहीं कर रहा। चलो, हमारी बहन काम करती है, ठीक है, ठीक। तो कोई बेइज्जती अभी हम करेंगे नहीं। सो इन्फोसिस, विप्रो आप ज्वाइन करो, सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, ये सुना है, ठीक। 6 महीने की इन्फोसिस की ट्रेनिंग होती है, कहाँ? मैसूर में, मैसूर, ठीक है। मैसूर में इन्फोसिस की ट्रेनिंग होती है। क्यों देते वो ट्रेनिंग आपको? कि आप पहले समझो तो कि कंपनी में होता क्या है, राइट। सो यहाँ पे भी वही बात हो रही है। ट्रेनिंग मतलब एम्प्लॉयज को ट्रेन करना कि कंप्लायंस है क्या, क्या बारे में बात हो रही, कौन से लॉज, और ये लॉज कंपनी पे एप्लीकेबल क्यों है, इनमें किस टाइप के अमेंडमेंट्स आते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। सो वो ट्रेनिंग की बात हो रही। अब वो ट्रेनिंग भी कब होगी? जब अगेन आप पहले लॉज ही तो आइडेंटिफाई कर लो, है ना, आप पहले वही तो सुधार लो, तब तो आप हमें यहाँ पे ट्रेन करोगे आके, राइट। अब हमें ही कुछ नहीं आता हो तो हम आपको आगे क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे, बताओ, नहीं हो सकता ना, ठीक है। सो ट्रेनिंग मतलब कि आपको ट्रेन करना कि सारे लॉज या कंपनी का प्रोसीजर वगैरह जो भी है वो कैसे चल रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग अपन अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी कर सकते हैं, जैसे आरसीडी की ट्रेनिंग अपने बेचारे बच्चों को देते रहते बीच बीच में, है ना, ठीक है। और कुछ अपन नए लोगों को भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम आपको कर रहे हैं, राइट। समझ में आई बात? सो ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए भी है और जो आए हैं नए उनके लिए भी है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, डैशबोर्ड अपन एकदम एंड में देखते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मतलब अगेन अगर आपका ये फ्रेमवर्क प्रॉपरली डिजाइंड है, मतलब अगर आपने लॉज प्रॉपरली देखे हैं कौन से अप्लाई हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड रिस्क क्या है आपको समझ में आई, तब ना आप जाके पॉलिसी बनाओगे। तो ये कब होगा? जब आपका ये फ्रेमवर्क प्रॉपरली डिजाइंड है, ठीक है। अभी तक हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्रॉपरली डिजाइंड है, वेल डिजाइंड है, तो उसके क्या बेनिफिट्स है? पहला बेनिफिट क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरा क्या था? कंप्लायंस ऑडिट। तीसरा क्या था? ट्रेनिंग। चौथा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। एक बार फिर से, पहला क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरा कंप्लायंस ऑडिट। तीसरा क्या था? ट्रेनिंग। चौथा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। समझ में आई इतनी बात सबको? लास्ट इज डैशबोर्ड। अब बताओ भाई, डैशबोर्ड पता है क्या किसी को क्या होता है? थोड़ा लगाओ दिमाग। अभी अभी हमने 5 मिनट पहले बोला डैशबोर्ड क्या होता है। हाँ, पता है क्या? दिख रहा है ये फोटो सबको? हाँ, दिख रहा है? दिस इज अ डैशबोर्ड, ठीक है। क्या होता है? कंपनी के क्या गोल्स हैं, वो गोल्स आपने अचीव करे या नहीं। अब हर एक एम्प्लॉय जा जाके पूछेगा क्या अपने सीनियर से, सर हो रहा है सबकी नहीं हो रहा, आपने क्या क्या टारगेट्स थे वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं पूछ सकते ना, प्रैक्टिकली नहीं है। अब यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, आप आपस में बात कर सकते हैं। कंपनी में 1000-3000 लोग काम कर रहे हैं, कहाँ तक बात करोगे आपस में, ठीक है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये नहीं पता होता कि बगल में कौन बैठा है ना, यही भी नहीं पता होता कि बगल में कौन बैठा है। तो ये इस सब की बात करना तो छोड़ दो, राइट। सो डैशबोर्ड इज, हर कंपनी में एक डैशबोर्ड होता है। ये डैशबोर्ड दिखता है ऐसे, ठीक है। अब देखो, यहां दिख रहा है आपको ब्लू लाइन दिख रही, क्या लिखा वहां पे? ओवरऑल कंप्लायंस। इससे आपको क्या समझ में आया कि इतना कंप्लायंस हो रहा है। ओवरऑल सिक्योरिटी रिस्क, ऑरेंज लाइन दिख रही, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटी रिस्क इतनी है, रिस्क इतनी है, कंप्लायंस बराबर हो रहा है, ठीक है। देन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ये दिख रहा है यहाँ पे परसेंटेज, कहाँ कहाँ पे नहीं हुआ, कितना कंप्लायंस हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। सो ये सब मॉनिटर करना कॉन्स्टेंटली जरूरी है। सो जब अपन मॉनिटरिंग की बात करते हैं ना, ये महीने में एक बार नहीं होती, रोज मॉनिटर होता है, ठीक है। रोज मॉनिटर होता है कि अपन के ऑब्लिगेशन अपन ने कहाँ तक एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड की पिक्चर दिखाने का आपको रीजन यही था कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आया कि बात क्या हो रही। समझ में आ रहा है डैशबोर्ड कैसा दिखता है? सो कंपनी की वेबसाइट जो होगी उस पर एक ऐसा डैशबोर्ड अवेलेबल होगा जिससे आपको देख के समझ में आएगा कि कंपनी की पोजीशन है क्या, ठीक है। हर दिन पे कंपनी की पोजीशन क्या है, ये ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स और ये पिक्चर्स, इमेजेस सब रोज चेंज होता है,
ठीक है, जब अपन मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं तो ये एक दिन में नहीं, रोज चेंज होता है। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट वाज डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड भी कब बनाओगे कंपनी का? जब फ्रेमवर्क तो बना लो भाई पहले, है ना, स्ट्रक्चर तो खड़ा कर लो, तब तो कुछ और करोगे, राइट। बिल्डिंग का जब तक तुम खड़ा ही नहीं कर पाओगे स्ट्रक्चर, तब तक तुम कांच शीशे उसमें क्या लगाओगे? और लगा पाओगे क्या? नहीं, खंबा खड़ा करते ही बिल्डिंग गिरेगी पूरी, राइट। सो पहले स्ट्रक्चर प्रॉपरली बना, उसके बाद उसके बेनिफिट्स पे सोचना। समझ में आ गई बात? चलो फटाफट एकदम तेजी से बोलो। पहला पॉइंट क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरा कंप्लायंस ऑडिट। तीसरा ट्रेनिंग। चौथा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पांचवा डैशबोर्ड, राइट। अब किसी और के पास कोई तरीका है क्या इसको याद करने का, कि हम सिखाएं अपना तरीका? किसी को कोई और तरीके से बेटर समझ में आ रहा है? सुनो, इसको अपन याद करेंगे, बस सबका ध्यान यहाँ पे। रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। ठीक, अब मैम ये मेमोरी टेक्निक्स अपन सब में याद करेंगे क्या? जी नहीं। ठीक है, हर चीज के लिए अपन मेमोरी टेक्निक्स नहीं बनाएंगे। क्यों? डिसएडवांटेज समझ में आता है क्या? फिर ये मेमोरी टेक्निक्स याद करने में आपको रटना पड़ जाएगा, राइट। सो हर चीज के लिए अपन नहीं बना सकते। ठीक है, जहां जहां कंफ्यूजन होगा वहां वहां बनाते चलेंगे। क्या है? रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। ठीक, आर से क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ए से क्या है? ऑडिट। जी से कुछ नहीं है। टी से क्या है? ट्रेनिंग। डी से क्या है? डैशबोर्ड। पी से क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। समझ में आ गई ये बात सबको? हो जाएगा अभी याद। रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। क्या है? मेमोरी टेक्निक क्या है? रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। आर फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ए फॉर कंप्लायंस ऑडिट। ठीक, जी से कुछ नहीं है। टी फॉर ट्रेनिंग। डी फॉर डैशबोर्ड। लास्ट बचता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। किस चीज की बात हो रही है? इफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज प्रॉपरली डिजाइंड तो उसके बेनिफिट्स क्या है? ठीक है, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्रॉपरली डिजाइंड है तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? समझ में आ गई बात? अब कॉपी कर लो प्लीज। एकदम फुर्ती के साथ। उसी के साथ वहां पे आज का क्वेश्चन भी लिख लेना। क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में आ गया होगा क्या लिख के लाना है कल? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, 2 बार नोटबुक में होना चाहिए। जिसकी नोटबुक में नहीं हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, हाँ हाँ, एक बार देख के लिख देते हैं, एटलीस्ट दूसरी बार देख के लिखोगे तो भी याद होगा, कुछ तो याद तो भी होगा। ठीक है, एंड हमें पता है बहुत लोग देख के लिखेंगे। 1:25 पे यहाँ आएंगे और यहीं बुक उठा के छापना चालू करेंगे, लेकिन आप छापो तो भी आपको याद होगा। कोई बात नहीं, छापो। हमें ऐसी बहुत उम्मीद है कि श्रद्धा इस बार के सारे पेपर्स में टॉप मारने वाली है डीडी के। हो गया क्या? इतना क्या लिख रहे? हो गया? टाइम कब भैया वो रखना प्लीज कैप कोई। ठीक है, 50 हो जाए जब वैसे बता देना, उसके बाद अपन वाइंड अप करना चालू करेंगे। 5 मिनट रिवीजन। ठीक है, क्या भाई, क्या इतना क्या लिख रहे? रटना आ गया तो डायरेक्ट पास, खत्म। कौन सी भाई, क्या महाभारत लिख रहे बच्चों? अभी एक बार अपन लोग नोट्स की जरा शक्ल देख ले कैसे दिखते हैं। हाँ जी, खोल लीजिए अब नोट्स सब लोग। नोट्स खोलने का हमारा टाइम आ गया। आप प्लीज शेयर कर लो। वो क्या महाभारत दिख रहा है? हो गया? नोट्स खोल लो। हो गया? करें स्टार्ट। चलो, कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन अभी तक अपन लोगों ने कल ही कवर कर लिया था, राइट?
ये देख लीजिए, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, a well-designed compliance framework has abilities to perform following key functions across the every type of business organization. ठीक है, चाहिए तो नोट्स में भी इसके आगे लिख लेना, रटना आ गया तो डायरेक्ट पास. ठीक, R फॉर अगेन, R फॉर जल्दी जल्दी, R फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, A फॉर कंप्लायंस ऑडिट, T फॉर ट्रेनिंग, D फॉर लास्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. वेरी गुड. दिख गया सबको नोट्स में कहां पे क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? ठीक है, किसका फोन बज रहा? चलो नेक्स्ट अपन को करना है प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट. ठीक है, टॉपिक नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट. एज आई सेड, अपन आज कंप्लायंस चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरा. अगेन, कंप्लायंस चार्ट क्या था? अपनी इजी लैंग्वेज में, एकदम सड़ी हुई लैंग्वेज में अपन समझे तो वो डिब्बे को उठा के आप चार्ट में डाल दो तो वो कंप्लायंस चार्ट. ठीक है, चार्ट को उठा के आप डिब्बे में डाल दो तो वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क. ठीक है, लेकिन पेपर में या यहाँ क्लास के पेपर में किसी ने ये शब्द यूज करे, ठीक है, हमसे बुरा जेन्युइनली कोई भी नहीं होगा. ठीक है, 5 बार वो आंसर हम लिखवा के मानेंगे जैसा बुक में लिखा है. किसी ने भी अगर ये वर्ड भी यूज किया, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, लेकिन समझ लो एकदम सड़ी हुई लैंग्वेज की बात हो रही है. ठीक है, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, आप प्रोफेशनल भी नहीं हो, आप लोग सीएस हो. ठीक है, क्या है हम लोग? सीएस है. हम लोग सीएस बनने वाले हैं क्या? नहीं, हम सीएस हैं. ठीक है, हम सीएस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. टट्टी लैंग्वेज कोई भी पेपर में नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा. ठीक है, लेकिन इस लैंग्वेज में अगर अपन समझे तो अगर ये फ्रेमवर्क को उठा के चार्ट में डाल दो तो ये कंप्लायंस चार्ट है. ठीक है, इसी को उठा के डिब्बे में डाल दो तो ये क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क. ठीक है, अब कंप्लायंस चार्ट का काम क्या है कि देख के एक बार एक ओवरव्यू मिल जाए कि बात क्या हो रही. ठीक है, कि कंपनी का कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है. ठीक, अब क्या बार बार फ्रेमवर्क, बार बार चार्ट, ये सब कुछ क्यों बनवा रहे हैं अपन से? क्या रेलेवेंस क्या है कंप्लायंस चार्ट का? वो तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क से भी हो रहा था. सेक्रेटेरियल ऑडिटर आएगा कंपनी में, राइट, चार्ट देख के उसको एक बार में समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा, मोटा मोटी कंपनी में क्या चल रहा, राइट. इसके बाद वो अपनी खुरापाती करना चालू करेगा. ठीक है, सो इसलिए कंप्लायंस चार्ट इज इंपॉर्टेंट कि आप ओवरव्यू एक बार देख लो, उसके बाद वो फ्रेमवर्क देखेगा, सब देखा कैसे क्या बना, किसने क्या किया, एवरीथिंग. लेकिन चार्ट का ओवरव्यू होना ऑडिटर के लिए भी जरूरी है, प्लस जो कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है. क्यों? क्योंकि सब गधे हैं, बस उठ के आ जाते हैं, राइट. एग्जाम लिखना सबको आता है, मस्त पढ़ते हैं, उल्टी करते हैं पेपर में, पास होके अपन जाके वहां बैठ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अपन को जीरो नॉलेज, राइट, जीरो नॉलेज है अपनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में. तो ऐसे लोगों को एकदम स्पून फीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए चार्ट फॉर्म्स देना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि अपन को डिब्बा डिब्बी नहीं समझता है. ठीक, चार्ट देंगे बराबर समझेगा, डिब्बा डिब्बी देंगे तो सब ऊपर से जाएगा. ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? चलो, क्या बात हो रही? प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट. कॉमेडी दिख रही क्या यहाँ पे? कॉमेडी दिख रही क्या? क्या कॉमेडी हो गई? वापस सेम. ठीक है, वापस सेम 5 पॉइंट्स अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं. क्या पूछ रहा वो? कंप्लायंस चार्ट बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज पे आपको ध्यान देना जरूरी है. हमको बहुत अच्छे से रटा हुआ है. क्या क्या ध्यान देना जरूरी है? सबसे पहले लॉज आइडेंटिफाई करो, फिर उनसे रिलेटेड रिस्क क्या है. अभी रिस्क को हटाना कैसे है भाई? तो रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स. हटा के हो गया क्या? नहीं, मॉनिटर करना जरूरी है. मॉनिटर के बाद रिपोर्टिंग. कुछ भी अलग दिया है यहाँ पे? दिया है? नहीं. एक और कॉमेडी देखो, नीचे क्या है? कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट. अपनी लैंग्वेज में कंप्लायंस चार्ट था क्या? कंप्लायंस फ्रेमवर्क उठा के चार्ट बना दिया, राइट. सो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या था? वो 5 चीजें. अगेन वो 5 चीजें सारी यहां पे हैं. पहला, रेफरेंस टू कंप्लायंस रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, क्या सबसे पहले कंप्लायंस चार्ट में आपको रेफरेंस देना जरूरी है कि कंपनी के कौन से रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स हैं. ठीक, पहली चीज. दूसरा, स्टेटमेंट्स विच प्रोवाइड अबाउट कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एंड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम सच ऑब्लिगेशंस. मतलब कंप्लायंस क्या है और उनसे रिलेटेड रिस्क क्या है. ठीक है, सो अभी अपन ने क्या करा? अभी अपन ने हेडिंग्स पढ़ी. ठीक है, अब उन्होंने हेडिंग को एक लाइन में करके लिख दिया. ठीक है, अब एक लाइन में करा है, अब आगे और डिटेल में समझाएंगे. ठीक है, सो एक एक चुक चुक गाड़ी चलती है ना, चुक 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 वैसे ही चल रहा है. ठीक है, आराम से आराम से आराम से. अब वो धीरे 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 करके अपन को घुसेंगे उसके अंदर पूरा. ठीक है, सो जो अपन ने ऊपर हेडिंग्स पढ़ी है उनको लाइन बना दिया. अभी लाइन के पैराग्राफ बनेंगे, पैराग्राफ के चैप्टर बनेंगे. ठीक है, चलो. तीसरा क्या है? रिस्क लेवल. अच्छा, रिस्क लेवल अभी अपन पढ़ने वाले हैं.
रिस्क जो अपन आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ बहुत बड़ी रिस्क होगी जैसे बिजनेस कैंसिल हो जाना, है ना, बिजनेस बंद हो जाना, या छोटी मोटी पेनल्टी 25-30 हज़ार रुपए कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है, या वो, ठीक है। सो हाई लेवल रिस्क, लो लेवल रिस्क, ठीक है। किसी के ऊपर से जा रहा क्या, एकदम घुस रहा क्या भेजे में, घुस रहा भेजे में, ठीक है। सो ये रिस्क लेवल की बात हो रही है, ये अपन पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, एज आई सेड, एक लाइन, एक आध सेंटेंस वो बढ़ाएंगे, एक आध सेंटेंस वो कम करते जाएंगे। रिस्क मिटिगेशन पॉलिसीज एंड कंप्लायंस रिस्क ट्रैकिंग। अगेन सेम चीज, रिस्क मिटिगेशन पॉलिसीज, रिस्क को हटाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो करोगे, ठीक है। ओनरशिप ऑफ एक्टिविटीज आउटलाइंड इन द चार्ट, छोड़ दो ये पॉइंट, माथा मत लगाना, आगे अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टू whom एंड हाउ फ्रीक्वेंटली कंप्लायंस रिलेटेड फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड, किसको रिपोर्ट करना है, क्या बात कर रहा, रिपोर्टिंग की, ठीक है। तो वो ऐसे आपको घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आपको रटने हैं क्या, नहीं, ये आप अपने हिसाब से अपने मन से लिख सकते हो। कैसे, पहला पॉइंट आप ऑब्वियसली लिखोगे कि कंप्लायंस चार्ट शुड इंक्लूड कंपनी को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना है, राइट। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या क्या रिस्क ऑब्लिगेशन है, दूसरा कंप्लायंस चार्ट में वो होना चाहिए। इन रिस्क को अवॉइड करने के लिए कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए, वो, देन मॉनिटरिंग एंड देन रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करना है, लास्ट वुड बी दैट, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये पॉइंट्स आप लोग शुरू में रीड नहीं करोगे, अपन लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, जब ये पढ़ के खत्म हो जाएगा फिर आप ये पॉइंट्स रीड करना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मोटा मोटी कॉमेडी क्या हो रही है अपने साथ, वही 5 पॉइंट्स हर जगह यूज हो रहे हैं, लिटरली हर जगह वही 5 पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज वो 5 पॉइंट्स रट के रखना, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन अपना हुआ वेल डिजाइन्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इज सिर्फ ये 5 पॉइंट्स आपको 2 बार लिख के लाना है, ठीक है। सिर्फ 5 पॉइंट्स, हेडिंग आपको लिख के लाना है, ये वाले 5 पॉइंट्स नहीं, जो हेडिंग्स अपन ने पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग, ऐसे ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, कंप्लायंस रिपोर्टिंग, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-2 बार सबको ये क्वेश्चन लिख के लाना है, ठीक, बात समझ में आ गई यहां तक। अब इससे पहले अपन आगे बढ़े और अपन को कंफ्यूजन लेवल अपना थोड़ा बढ़े, अपन एक बार देख लेते कि अपन ने पढ़ा क्या है, ठीक है। चलो, पढ़ रहे थे अपन मस्त कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है, और अपन देख रहे थे कि किस लेवल से अपन को बेवकूफ बनाया जा सकता है, राइट। सो अपन देखते पहला बेवकूफ क्या बनाया कि कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या, एक सिस्टम जिसमें वो सारी एक्टिविटीज हैं जो नेसेसरी है कंपनी से को रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करने के लिए। समझ में आ रही बात कोई भी ऐसा है जिसके ऊपर से जा रही, याद हो रहा साथ साथ में, ठीक है, श्योर, ठीक है। पहला प्रोसीजर, लॉस को आइडेंटिफाई करना, देन रिस्क, फिर उसको अवॉइड करना, फिर मॉनिटर करना, फिर रिपोर्ट करना, ठीक है। इस पूरे को अपन क्या बोलते थे, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम या कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क का एक वेरी एसेंशियल कंपोनेंट इज कंप्लायंस चार्ट। अब ये कंप्लायंस चार्ट क्या है, अगर इसको उठा के अपन लोग चार्ट फॉर्म में डिपिक्ट कर दें तो दैट इज कंप्लायंस चार्ट। क्या काम है कंप्लायंस चार्ट का, ओवरव्यू देना कि कंपनी की कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस क्या है एंड हम उन ऑब्लिगेशंस को कैसे टैकल कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। देन फिर आए हम फुल प्रूफ, नहीं, फिर हम आए कि ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क की जो अपन लोग बात कर रहे थे, ये अगर ये फ्रेमवर्क अच्छे से बना है, ठीक है, एकदम प्रॉपरली डिजाइंड है, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, एकदम इजीली, आराम से, कंफर्टेबली समझ में आ रहा, ठीक है। कोई अपन एकदम प्रॉपर ट्रैक पे जा रहे हैं अभी, ठीक है, कि फ्रेमवर्क तक आ गए अपन। अब इस फ्रेमवर्क के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, क्या थे इस बेनिफिट्स, थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन कंप्लायंस ऑडिट, देन क्या ट्रेनिंग बोलने में त्रास आता है क्या सबको, बोलो जोर से एक बार। 14 पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, लास्ट कंप्लायंस डैशबोर्ड। क्या ट्रिक याद करिए अपन लोगों ने इसके लिए, रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। क्या भाई रोना आ रहा है क्या, जोर से बोलो एक बार, क्या है, रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। हम माइक पे इतना तेज चिल्ला सकते, चिल्ला और तेज, क्या है, रटना आ गया तो डायरेक्ट पास, ठीक है, आ गया यहां तक समझ में।
अब आ गए अपन अपने फुल प्रूफ कंप्लायंस चार्ट के ऊपर। ठीक है, ठीक है, कंप्लायंस चार्ट पे आ गए अपन लोग। अपन लोगों ने क्या पढ़ा? कंप्लायंस चार्ट बनाने के लिए अपन को कौन कौन सी एक्टिविटीज पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज पे ध्यान देना जरूरी है? अगेन वो जो 5 ऊपर पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा इसके कंटेंट क्या होना चाहिए, कंप्लायंस चार्ट के अंदर क्या बना होना चाहिए, क्या बना होना चाहिए, अगेन वो 5 चीजें। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? नेक्स्ट अपना इस कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, किसका क्या रोल है, मतलब आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों का अब इसमें रोल क्या है। ठीक है, कंप्लायंस का काम कंपनी सेक्रेटरी का ही है। ठीक है, सो ये चार्ट बनाना हो चाहे फ्रेमवर्क बनाना, वो सब हम ही बना रहे हैं। अब स्पेसिफिकली वो हमारा कंप्लायंस चार्ट का रोल बता रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद दिस रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। ठीक, अगेन सबसे पहला काम वो क्या करेगा, थोड़ा कुछ टेक्निकल बोलोगे क्या? अभी टट्टी लैंग्वेज बहुत ज्यादा हो गई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। अगेन महाभारत की एकदम स्टार्टिंग पे जाते हैं अपन। ठीक है, स्टार्टिंग पे अपन ने क्या किया था कि भाई कंपनी को बहुत सारे लॉज से कंप्लाई करना है। ठीक, क्या थे ये लॉज? आप बोलोगे तभी हम यहां पे लिखेंगे, हमें नहीं आता है। बोलो कौन से लॉज है? यस, कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, ओके, कंपटीशन एक्ट एंड अभी हम लोग एक्ट की बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, इनकम टैक्स एक्ट, फेमा, FCRA और एटलीस्ट 9 तो बोलो। इन्वायरमेंट लॉज, साची एक मिनट चुप हो जाओ आप। हाँ, लेबर लॉज और 9 नहीं हुए अभी। और अरे और यस, सेबी के रेगुलेशंस भूल गए। बोलो फटाफट रेगुलेशंस। 5 रेगुलेशन तो अपने जबान पे अपन को रट के रखनी। पहला ICDR, LODR, SAST, क्या था ये? सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग। देन एक और देखी थी बाबा कल, डेट सिक्योरिटीज, राइट। अभी अपन को क्यों रट के रखनी है वो अपन को कंप्लायंसेस वाले चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन यहां पे रट रहे, वहां पे अपन ऐसे एक बार पलटेंगे और भाग लेंगे आगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो ये याद हो गई रेगुलेशंस। 9th SCRA लिखे क्या अपन ऊपर? SCRA नहीं लिखे आज। ठीक है, SCRA। सो कंपनी को तो ये लॉज से कंप्लाई करना है ना। अब एक बात बताओ, अच्छा कोक सब पीते हैं, सबको पसंद है कोक, किसी को पेप्सी पसंद है? कौन, सब कोक वाले कि पेप्सी वाले? सब कोक। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कोका कोला की। कोका कोला कंपनी है, हाँ कंपनी है कि सोल प्रोपराइटर है, खरीद रहा बेच रहा, क्या है? चलो इस चीज पे अपन सेटल्ड है कि कोका कोला एक कंपनी है। सो कोका कोला को कौन से लॉज से कंप्लाई करना है इंडिया में? अगेन वही 9 एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फेमा से ऑब्वियसली FCRA अगर लगता है वो उसके परव्यू में आता है तो, फिर सेबी अगर वो लिस्टेड होती है यहाँ पे तो। ठीक है, देन लेबर लॉज, एनवायरमेंट लॉज वगैरह 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 वगैरह, राइट। अगेन अब कोका कोला कंपनी के अंदर, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला डिपार्टमेंट क्या? परचेज डिपार्टमेंट होगा, जिससे वो सामान खरीदेगा। दूसरा क्या? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, राइट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ये सामान खरीद के मैन्युफैक्चर करेगा। तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा होगा? जो इस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को बेचने का काम करेगा। चौथा डिपार्टमेंट क्या होगा? मार्केटिंग। ठीक है, इन सब डिपार्टमेंट को छोड़ के और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने दिमाग में कभी नहीं आते, जैसे कि IT डिपार्टमेंट, राइट। जितने टेक्निकल इश्यूज पूरी कंपनी में होंगे वो कौन देख रहा? IT डिपार्टमेंट वाले। देन यस, फाइनेंस और हाँ यस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और भी बहुत है। ठीक है, HR डिपार्टमेंट, HR का अलग से डिपार्टमेंट होता है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब मजे की बात सुनो, इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए अलग से लॉज हैं।
सब डिपार्टमेंट के अलग से लॉज है। तो अगर अपन देखें ना तो इंडिया में इतने लॉज है जितने किसी को भी नहीं पता। अगर आप डिक्शनरी बना के बैठे ना, इतनी मोटी डिक्शनरी बनेगी सिर्फ लॉज की, ठीक है, कि कौन कौन से लॉज हैं इंडिया में। अब इन डिपार्टमेंट के अलग से लॉज हैं, तो आप कॉम्प्लिकेशन समझ रहे हैं कंपनी के ऊपर कितना बर्डन है। समझ में आ रहा है आपको एक सीएस के होते हुए कि आपके ऊपर कितना बर्डन है, आपको कितने लॉज देखने हैं। समझ में आई? ये 9 तो चले गए अभी ये और आने वाले हैं, राइट। अब बताओ भाई, परचेज डिपार्टमेंट में अलग से कोई लॉ लगता होगा, मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, अगर फैक्ट्री चला रहा तो फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा, है ना। लेबर के लिए फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, ठीक है, लेबर लॉज के अंदर अलग अलग एक्ट है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, 9-10 एक्ट तो लेबर लॉज के अंदर है, ठीक है। अब सीएस को देखना पड़ेगा कि इनके अंदर हम आते हैं या नहीं। ऑब्वियसली आप आते हो, ठीक है, बहुत से लोग आते हैं, अब हम आते हैं या नहीं, इनसे हम कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अगेन सेल के लिए सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, ये कंप्लाई होगा आपको। अगेन मार्केटिंग के लिए अलग है, आईटी के लिए डेटा प्राइवेसी लॉज। आईटी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है भाई? कोका कोला का रिसर्च। अब पता, किसी को पता है क्या कोका कोला कैसे बनती? उन्होंने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। कई साल पहले कोका कोला क्राइसिस हुई थी, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप अपनी ड्रिंक्स में अब इस लेवल से ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हो तो आप डिस्क्लोज करो कि आप क्या यूज कर रहे हैं। उन्होंने बोला था भाड़ में जाओ, ठीक है, हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का, हम जा रहे हैं। वो चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपना कभी भी प्रोडक्ट का सीक्रेट क्या है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है, राइट। सो ये इसको प्राइवेट रखना है, इसकी प्राइवेसी मेंटेन करना, और भी जो डेटा है इनका उसको मेंटेन करना किसका काम है? आईटी, ठीक है। तो उसके लिए एक्ट कौन सा लगेगा? डेटा प्राइवेसी लॉज प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो एज अ सीएस आपको आईटी एक्ट भी पता होना जरूरी है। देन फाइनेंस के लिए अलग से एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, जीएसटी, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे, ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स हैं। आरएनडी के लिए अलग होता है, एचआर के लिए अलग होता है, ऐसे डिपार्टमेंट वाइज भी डिफरेंट लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? सो एक कंपनी को ये लॉज से तो कंप्लाई करना ही है। देन आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर और लॉज अप्लाई होते हैं, आपको उनसे भी कंप्लाई करना है। समझ में आ गया? ठीक है, इतना नहीं है लेकिन अभी और है, यहाँ पे अपन रुकते नहीं है, ठीक है। अब कोका कोला क्राइसिस के बारे में किसी को पता है क्या? प्लीज बोल दो पता है। कोका कोला के इतने बड़े फैन हैं सब लोग, प्लीज बोल दो किसी को कोका कोला क्राइसिस के बारे में पता है। पता है क्या? कोका कोला इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है कि बाहर से ही बन के आती है? अच्छा, माय सिंपल क्वेश्चन इज कि कोका कोला कंपनी तो बाहर की, इंडिया की नहीं है, ये बात सबको पता है। नहीं पता हो तो कोका कोला इंडिया की कंपनी नहीं है, ठीक है, बाहर की कंपनी है, इंडिया में ही आई है अपना जो भी है आगे बढ़ाने बिजनेस, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कोका कोला ये जो अपना कोक बेचती है, ये कोक इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है या जहां इसका मेन ब्रांच है वहीं से भेजती है और फिर यहाँ पे ट्रेड होता है? क्या होता है? मैन्युफैक्चर करती है, सब मैन्युफैक्चर वाले। किसी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ उसके हिसाब से आई टेल यू व्हाट वाज द क्राइसिस। किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो लाती हैं बाहर से और यहाँ बेच रहे हैं? कोका कोला भी वही है क्या? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आपको लगता है कि बाहर से लाते हैं, ठीक है। फैक्ट इज कोका कोला इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। अब कोका कोला की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, ठीक है। अपन कोक की बात कर रहे हैं, है ना, ये पानी की बोतल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, राइट। सो कोक की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं एंड कोक बनाने के लिए उतना ही उनको रॉ मटेरियल लगता है, राइट। अब एक बात बताओ, फैक्ट्रीज अपन ये सिटी के अंदर बनाते क्या हैं? प्रेस्टीज पॉइंट के सामने कल एक बड़ी सी फैक्ट्री खड़ी हो गई कोक की, कितना मजा आ जाएगा नहीं, सामने जाके कोक खरीदेंगे, मस्त एकदम, चार्जेस भी नहीं लगेंगे उसके ऊपर कुछ, है ना। बताओ होता है क्या? नहीं। हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है ना। बाहर सिटीज के बाहर फैक्ट्रीज लगती है, यहाँ पे जो विलेज वाला एरिया है उनके पास थोड़ा, ठीक है, फिर वो अपना टेम्पू लेके आते हैं, फिर अपना मन करता है कि अपन एक कार्टन उठा ले उन लोगों का, है ना, मस्त पार्टी करेंगे, है ना, ठीक है। सो कभी भी कोई भी फैक्ट्री अंदर नहीं लगती, सिटी के बाहर लगती। क्यों? क्योंकि बहुत पॉल्यूशन होता है। वो पॉल्यूशन पहले तब भी कम होता था, अभी इसका लेवल यहाँ बढ़ गया है, राइट। अच्छा, अपन ऊपर एनवायरमेंट लॉस डिस्कस करें, ठीक है। अब आप कंपनीज एक्ट से कंप्लाई करो ना करो चलता है, लेबर से कंप्लाई करो ना करो चलता है, आप एनवायरमेंट लॉस से आपको कंप्लाई करना जरूरी है। कोका कोला क्राइसिस में यही प्रॉब्लम हुई थी। कोका कोला ने क्या करा, एक गांव के पास गए ये लोग, ठीक है, यहां पे जाके इन्होंने अपना प्लांट सेट कर दिया, ठीक
ठीक है। अब प्लांट आपने सेट तो कर दिया, अभी यहाँ से धुआं निकल रहा, वो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसमें आप अपना कचरा डाल रहे हैं तो पानी खराब हो रहा, वो प्रॉब्लम। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस एरिया का जितना भी अंडरग्राउंड वाटर था ना, अंडरग्राउंड वाटर समझता है कैसे आता? अंडरग्राउंड वाटर कैसे आता? जादू से। कैसे आता? बारिश से, ठीक है। बारिश से जो अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है वो अपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपना पूरा साल उस पर चलता है। ये कंपनी, ये फैक्ट्री धीरे धीरे ये वाटर खींचती गई और जिस जिस एरिया में भी इनकी फैक्ट्री लगती थी वहां पे पानी का सप्लाई खत्म हो जाता था, ठीक है, वो इलाका सूखा पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि एक तो आप पॉल्यूशन में एकदम माहिर हो, ठीक है, मस्त आप धुआं उड़ा रहे हैं, ठीक। दूसरा, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप पानी में कचरा डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी मछली रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, है ना, उनसे भी मतलब है भाई, उनको भी मारने पे तो ले हुए हो, ठीक। तीसरा, कोक पिला पिला के अपन को तो मार ही रहे हैं, राइट। चौथा, भाई जो पानी बचा है, जिस पे इंसान थोड़ा बहुत जिंदा रहता है, वो भी तुमने सारा चूस लिया, ठीक है। सो इसलिए बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था। कोका कोला को बोला कि ये जो तुम कर रहे हो एटलीस्ट ओन तो करो कि तुम गलत कर रहे हो। कोका कोला ने बोला नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। कोका कोला ने बोला कि हम CSR के लिए पैसा देते हैं, ठीक। CSR क्या होता? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ तो लेंगे, तो हमने पानी चूस लिया, ठीक है। तो इंडिया को एक्सेप्टेबल है क्या भाई? नहीं, हमारा तो सारा धंधा ही पानी में बेस्ड है, राइट। सो इनको ऑर्डर आया था कि आप अपने सारे प्लांट्स उठाओ यहाँ से और कल्टी, ठीक है। सो बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी, अराउंड 90s में कुछ हुआ था, ठीक है। सो कोका कोला चली गई थी, अब इंडिया में वापस आई है, ठीक है। अब कोका कोला जब इंडिया से गई तो उसको और कंट्री से भी निकाल दिया था कि यहाँ पे भी यही हरकत करेंगी तो निकलो, ठीक है। अब ये क्राइसिस जो हुई थी इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, RCD में एक चैप्टर है क्राइसिस के बारे में, ठीक है। ये क्राइसिस नहीं हमको याद आई, ये क्राइसिस के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये कोका कोला क्राइसिस समझ में आई। नाउ अब ये क्राइसिस इतनी बकवास करने का पॉइंट एक ही था कि ये फैक्ट्री जहां पे स्टैब्लिश होगी उनके लिए अलग से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये कोई लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, राइट। ये लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाली बॉडी कौन होती? म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी के कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ कचरा मत फेंको 500 रुपये फाइन, ठीक है, यहाँ से पानी मत लो इतना रुपये फाइन, गीला सूखा कचरा अलग करो नहीं तो इतना रुपये फाइन, हर चीज में फाइन ठोको, बात नॉर्मल है, सब हो जाएगा फिर, राइट। सो ये लॉज से भी आपको कंप्लाई करना है। तो समझ में आया कितने लॉज से कंप्लाई करना है? पहला तो जो इतने ब्रॉड लॉज जो आपको पता है वो। दूसरा, हर डिपार्टमेंट के जो लॉज हैं, ठीक है। तीसरा, जहां पे तुम खड़ी कर रहे हैं अपनी कंपनी उनके खुद के क्या लॉज हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में जाओगे पहाड़ी इलाके में तो आप वहां पे माइनिंग ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जितनी ज्यादा माइनिंग करोगे उनके पहाड़ों को उतनी दिक्कत हो जाएगी, प्लस जो उनके रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे। सो वहां पे अलग लॉज हैं माइनिंग के जो पूरी इंडिया में अप्लाई नहीं होते, ठीक है। सो वो आपको लॉज देखने पड़ेंगे, समझ में आया। वैसे ही पुणे में अलग किसी चीज के लिए लॉज है, मुंबई में अलग किसी चीज के लिए लॉज है। अब जैसे कि मुंबई जो बना है पूरा समुद्र के ऊपर बना है, अब धीरे धीरे करके तुम पूरा ही समुद्र खा जाओ, पूरा मुंबई बना दो, बना सकते क्या? नहीं। सो उसके लिए अलग से कुछ लॉज हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉज हैं, वो भी कंप्लाई करना जरूरी है। अब वो प्रॉपर्टी लॉज पुणे पे भी अप्लाई होते क्या? नहीं, वो लॉज कहाँ अप्लाई होते हैं? सिर्फ मुंबई में। तो वो मुंबई के लोकल लॉज है, कौन बनाएगा? वहां की म्यूनिसिपैलिटी या वहां का हाईकोर्ट भी बना सकता है, ठीक है। सो ये लोकल लॉ से भी आपको कंप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। अब ये सब बकवास तो हो गई। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है ना, हर डिपार्टमेंट का हेड होता है जो देखता है कि उसका डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं। एंड ये चेन है एक, राइट। ये नीचे वाले सब एम्प्लॉइज हैं, इनका एक एक हेड है, ये हेड ऊपर वाले को रिपोर्ट कर रहा है एंड वो सबसे ऊपर वाले को, यही चल रहा है हर कंपनी में। अब हर कंपनी में अलग से एक होता है लीगल डिपार्टमेंट, ठीक है। कभी भी देख लेना ये सब डिपार्टमेंट आपस में यूनिटी में रहेंगे और ये अपना डिपार्टमेंट एक अलग ही है, स्वैग में एकदम कि मैं लीगल डिपार्टमेंट हूँ, ठीक है। सभी लीगल डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लीगल डिपार्टमेंट से CS को दोस्ती बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये इतने लॉज जो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे ना आपकी अच्छे से लगती है, ठीक है। सो याद रखना प्लीज, लीगल डिपार्टमेंट से बीइंग अ CS आपको दोस्ती करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लीगल डिपार्टमेंट बताएगा आपको कि कंपनी में कितने कितने लॉज अप्लाई होते हैं, राइट। देन ये जो हेड्स हैं डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, ये भी कुछ देखते हैं कि इनके डिपार्टमेंट के ऊपर क्या क्या होना है। ये डिपार्टमेंट आपको हेड्स बताएंगे आपको कि क्या क्या काम होना है, ठीक है, कौन कौन से रूल से कंप्लाई होना है। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। मोटा मोटी बात समझ में आ गई सबको? लॉज
फिर ये रूल्स, फिर रेगुलेशन, फिर लोकल रेगुलेशंस, ये सब आपको पता होना जरूरी है। एंड हेल्प कौन करता है? आपकी लीगल डिपार्टमेंट और कंपनी के हेड्स, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो नेक्स्ट अपन आते। अच्छा, टाइम क्या हो गया? चलो नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेस क्यों कर रहे थे अपन लोग? कंप्लाई करना है, कंप्लाई नहीं करा तो हर एक्ट में कुछ पेनल्टीज दी हुई हैं। तो कंप्लायंस रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, एक बार वापस बोल दो। कल डिस्कस किया था अपन लोगों ने, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, yes, cancellation of license, arrest, right, investigation, inquiry, yes, cessation of business, cancellation of license। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अपना होता है इसको असेस करना। समझ में आ गया? दिस इज नोन एज रिस्क असेसमेंट। बहुत इजी बात है। रिस्क असेसमेंट मतलब कंप्लाई करना है, कंप्लाई नहीं करे तो क्या रिस्क फेस करना पड़ेगा, क्या रिस्क होंगी, मोटा मोटी ये सारी। ठीक है, ठीक है, ये याद करने की चीज नहीं, आपको याद है ऑटोमेटिकली। नाउ यहाँ रिस्क में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। दिख रहा है आपको? पेनल्टी, फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट देख के ही समझ में आ रहा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, हाई लेवल, मॉडरेट लेवल एंड लो लेवल। ठीक है, इनमें से अपन किसको हाई, मॉडरेट, लो क्लासिफाई कर सकते? कोई बता सकता? पेनल्टी क्या होगा? लो। ठीक है, चलो पेनल्टी को अपन लो ले रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट मॉडरेट, ठीक है। फाइन अगेन, अगर फाइन थोड़ा मोड़ा लगा है ऐसे 15-20 हज़ार रुपए का तो लो, ठीक है, अदरवाइज मॉडरेट। अरेस्ट, अरेस्ट हाई नहीं, अरेस्ट मॉडरेट भी हो सकता, हाई भी हो सकता। अब तुम फ्रॉड के केस में अंदर गए तो हाई, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी रेपुटेशन की भी ऐसी की तैसी हो गई है ना, गई कंपनी की रेपुटेशन। अब कोई इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं, अब तुम ऐसे ही डूबने वाले हो। ठीक है, अब तुम छोड़ दो, सपने छोड़ दो, कंपनी चलाने, डूबने ही वाले हो। तो तुम इसको मॉडरेट ले लो या हाई ले लो, तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कितने पैसे का फ्रॉड किया है। ठीक है, अब सत्यम स्कैम जब हुआ था तो सत्यम के लिए फ्रॉड करना वाज हाई रिस्क। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि कंपनी तो तेरी डूबने वाली है। ठीक, देन इम्प्रिजनमेंट नहीं, यहाँ पे क्या था? इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन तो मॉडरेट। ठीक है, इंक्वायरी अगेन मॉडरेट। हाँ भाई, सीजेशन ऑफ बिजनेस लो, हाई, एक्सट्रीम है भाई ये, एक्सट्रीम। तुम कंप्लाई नहीं करो, तुम्हारा बिजनेस बंद करा देंगे। समझ में आ रही कितना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट होता है? बिजनेस बंद करा देंगे। ठीक है, सो ऐसे ही आप रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करते, सिर्फ इनको क्लासिफाई करते हो कि हाई कौन सी है, मॉडरेट कौन सी है, लो कौन सी है। क्यों? बहुत टाइम है बाबा, अभी मॉडरेट, हाई और लो और एक्सट्रीम सब क्लासिफाई करेंगे। क्यों? फालतू हो गया। तो लो वाली को छोड़ देंगे अपन। यस, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग हम लोग जो सबसे नीचे वाली रिस्क है उनको कंप्लाई नहीं करेंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे, है ना, प्रायोरिटी सेट करेंगे। सो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन को पता होना चाहिए कि अपन को सबसे पहले तो क्या एड्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी रिस्क क्या है कि कंपनी बंद हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम तो करना ही नहीं है जिससे कंपनी बंद हो जाए। ठीक है, मॉडरेट रिस्क, कंपनी की रेपुटेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसा काम नहीं करना जिससे कंपनी की रेपुटेशन की ऐसी की तैसी हो, जैसे कोका कोला ने किया। ठीक है, एंड लास्ट रिस्क, पेनल्टी देनी पड़ रही, फाइन देना पड़ रहा, कभी रिटर्न फाइल करने में देरी हो गई, तो ये सब लो लेवल रिस्क, ये चलता है। तो ये लास्ट में इसको प्रायोरिटी देंगे। पहले हम लोग इंश्योर करेंगे कि कंपनी का बिजनेस, भाई बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। बिजनेस ही बंद हो गया तो तुम क्या करोगे लॉज और रूल से कंप्लाई करके? ठीक है, समझ में आ रही बात? सो इन रिस्क को भी अपन अलग अलग लेवल से क्लासिफाई करते हैं। आ गई बात समझ में? नोट्स पे आ जाओ एक बार फटाफट। आ गए सब लोग नोट्स में? ठीक है, सबसे पहले जब भी अपन याद करेंगे, अपन ये चार्ट याद करेंगे, देन वील मूव ऑन टू दिस। ठीक है, अपन ने क्या देख लिया अभी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल रूल्स एंड लॉज। नेक्स्ट अपन आ गए रिस्क असेसमेंट। तीसरा अपन आएंगे कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, अब इस रिस्क को हटाना कैसे है, कैसे अपन को ट्राई करना है कि ऐसा कुछ ना हो, तो अपन क्या करते हैं? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स,
ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने ये बना तो दी, इसको कम्युनिकेट करना भी तो जरूरी है प्रॉपरली। ऑब्वियसली आप कम्युनिकेट करोगे लेकिन प्रॉपरली, मतलब जो क्लर्क काम कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसीज है कंपनी में, राइट। सो वो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो भाड़ में जाए पॉलिसी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिजनेस तो तेरा बंद होना है, खत्म बात, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। रिस्क हटाने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, प्रॉपर पॉलिसीज बनाएंगे कि क्या क्या बेटर हो सकता है, प्लस उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है। इसमें ट्रेनिंग भी आता है, ठीक है। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, सबसे खतरनाक काम यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कंप्लाई करना है, राइट। तो सबसे बड़ा रिस्क ही वही है, तो वो रिस्क हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। सो ट्रेनिंग भी यहीं पे आती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। टाइम क्या हुआ अभी, 2:40 हो गया, ठीक है। चलो अपन रिवाइज कर लेते हैं अभी एक बार फटाफट, फिर टाइम बचता है तो अपन लोग एक बार कंप्लायंस मॉनिटरिंग पे भी आएंगे। कंप्लायंस मॉनिटरिंग पे अपन कल ही आएंगे, अदरवाइज लेक्चर थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, ठीक है। सो 2 ही टॉपिक्स कवर करे अपन ने आज इसमें। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या है, रिस्क असेसमेंट, ठीक है। कुछ हैवी नहीं है, सब समझते हुए आ रहे थे, वही अभी अपन ने घुस घुस के अंदर अंदर से पूरा पढ़ लिया, ठीक। बात समझ में आ गई। चलो क्या पढ़ा आज अपन लोगों ने, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। अपन लोगों ने क्या देखा कि भाई डिब्बा जो कल तक पढ़ रहे थे, इस डिब्बे को, पूरे स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। नाउ ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क का एक एसेंशियल पार्ट इज कंप्लायंस चार्ट। अपनी भाषा में इस ऊपर वाले फ्रेमवर्क को चार्ट में डाल दो तो वो कंप्लायंस चार्ट है, ये कंप्लायंस चार्ट को डिब्बे में डाल दो तो वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। समझ में आया। लेकिन इन लोगों की भाषा में कंप्लायंस चार्ट का मतलब क्या है, कंप्लायंस चार्ट मतलब वो जिससे अपन को कंपनी के ऑपरेशंस का ओवरव्यू मिलता है कि कंपनी सारे लॉस से कंप्लाई कर रही है या नहीं, कंपनी रिस्क फेस कर रही है या नहीं, रिस्क को एड्रेस कर रही है या नहीं, और कोई गड़बड़ हुई है तो क्या आपको एक्स्ट्रा मेजर्स लेने हैं, ठीक है। कंप्लायंस चार्ट आपको बताएगा किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी ने कोई लॉस से कंप्लाई नहीं किया है तो किसकी कॉलर, किसकी गर्दन पकड़नी है, ठीक है। कौन डिक्टेट करेगा एंड कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सब आपको बताएगा कंप्लायंस चार्ट, ठीक है। इन सबको छोड़ के फिर अपन लोग आए एक बहुत नए टॉपिक पे। नया कुछ नहीं था, थोड़ा टेढ़ा टॉपिक था। क्या कि अगर ये जो डब्बे की अपन बात कर रहे हैं, ये डब्बा एकदम प्रॉपरली बना, ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब इनकी भाषा में समझे अपन तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेल डिजाइंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सबसे पहला अपन ने पढ़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या था रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि भाई अगर फ्रेमवर्क प्रॉपरली बना है तो जो अमेंडेड रूल्स हैं, ठीक है, जो रूल्स अपडेट हो रहे हैं रोज एवरी डे, आपको उसकी डे टू डे नॉलेज होगी, ठीक है। वो कब होगी, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाज ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या, कि देखना कि ये पूरा फ्रेमवर्क प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। वो कब होगा, जब आप मॉनिटरिंग का एस्पेक्ट प्रॉपरली कंपनी में स्टैब्लिश किए हो। नेक्स्ट वाज ट्रेनिंग, ठीक है। मैक्सिमम गधे बैठे हैं, पता ही नहीं है कि क्या करना है। सो इन लोगों को सबसे बड़ा रिस्क है कि इन लोगों को ट्रेन करो पहले, ठीक है। इनको बताओ कि करना कैसे है, ठीक है। सब बताओ करना कैसे है, उसके बाद आपका सबसे बड़ा रिस्क खत्म होगा और आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अब ये रिस्क हटाने के लिए पॉलिसी तब बना पाओगे ना जब रिस्क आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सो आपका रिस्क असेसमेंट अच्छा होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, कि समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी रिस्क आपकी कंपनी फेस कर सकती है, करेक्ट। नेक्स्ट वाज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, डैशबोर्ड अपन लोगों ने इमेज के थ्रू समझा। डैशबोर्ड कंपनी के वेब, आप जब डेस्कटॉप खोलोगे, वेबसाइट खोलोगे तो उसपे एक चार्ट बन के आएगा। वो चार्ट क्या है, वो आपको बताता है कि कंपनी की ऑब्लिगेशंस क्या थी, वो ऑब्लिगेशंस वो फुलफिल कर पा रही है नहीं, फुलफिल कर पा रही तो किस हद तक, नहीं कर पा रही तो कहाँ तक नहीं कर पा रही, ये देख के अब विल टेक फर्दर एक्शंस, ठीक है। सो मॉनिटरिंग महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार होती, क्या क्वार्टरली एक बार होती, क्या जी नहीं, एवरी डे होती है, ठीक है। रोज आईटी डिपार्टमेंट बैठ के देखता रहता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा कि नीचे जा रहा, ठीक है। आपकी कोई डेटा प्रिवेसी पे हैक तो नहीं कर रहा, ये रोज होता है कंपनी में, रोज, ठीक है। एवरी डे नहीं होता। एक छोटी सी लाइन याद करिए अपन लोगों ने याद रखने के लिए, वो क्या था, रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। आर फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ए फॉर कंप्लायंस ऑडिट। क्या है, ए फॉर कंप्लायंस ऑडिट। जी से कुछ नहीं था, टी फॉर ट्रेनिंग, देन डी फॉर डैशबोर्ड, लास्ट वाज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग कंप्लायंस चार्ट पे है। कंप्लायंस चार्ट में अपन लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या एक्टिविटीज करना जरूरी है एंड क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। दोनों में क्या पढ़ा अपन लोगों ने, वापस अपनी कॉमेडी,
ठीक है। देन फिर अपन ने क्या करा, अब आपका रोल क्या है इसमें, ठीक है। अल्टीमेटली अपन को ये जानना जरूरी था कि ये कर क्यों रहे हैं हम लोग, पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसमें आपका रोल क्या है। अगेन वही सारी चीजें अभी अपन ने आज सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज एंड रिस्क असेसमेंट पढ़ा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज में क्या देखा, सारे लॉज, देन डिपार्टमेंटल वाइज लॉज, देन लोकल ऑब्लिगेशंस, सब आपको पता होना जरूरी है। इसमें आपकी हेल्प कौन करता है, लीगल डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट का जो हेड है। समझ में आई बात यहां तक। लॉज आइडेंटिफाई कर लिए, इनसे रिलेटेड रिस्क, अब इन रिस्क को अपन क्लासीफाई करते हैं हाई, कुछ लोग एक्सट्रीम हाई मॉडरेट लो करते हैं, कुछ लोग हाई मॉडरेट और लो, ठीक है। समझ में आया क्यों करते, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले इनको डील करेंगे, लो वाली को बाद में, ठीक है। सो ये अपन लोगों ने 2 टॉपिक्स आज देखे हैं। इसके बाद 3 स्टेप्स अपने और बचते हैं, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, कंप्लायंस 3 हो गए शायद अपने, 3 हुए अपने, हाँ। तीसरा वाज कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स, ठीक है। उसमें अपन लोगों ने क्या देखा, रिस्क कैसे हटाएंगे, सबसे पहले पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे, इनको सब तक पहुंचाना जरूरी है। सो कम्युनिकेशन पहुंचा के भी क्या करोगे जब गुड़ गोबर बैठे हुए हैं यहाँ पे, सो इनकी ट्रेनिंग, ठीक है। समझ में आ गई बात। सो ये 3 चीजें, ठीक है। वहां पैराग्राफ अगर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे कंप्लायंस रिस्क दी हुई है जो अपन लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो इसमें किसी को रटने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है वहां पे रिस्क दिख रही, ये अपन लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, सो किसी को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये था अपना आज का। कल अपन पढ़ने वाले हैं मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, देन रिव्यू एंड अपडेशन। रिव्यू एंड अपडेशन अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, एकदम एंड में पढ़ेंगे ये चैप्टर के, ठीक है। सो वील मूव ऑन टू ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट। होमवर्क क्या है आज का, क्वेश्चन नंबर 1, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, 2 बार कल नोटबुक में लिख के लाना है, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क। दूसरा, वो जो फ्रेमवर्क के अपन 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स टेक्निकली जैसा दिया हुआ है वैसा ही 2 बार ही लिख के लेके आना है, ठीक है, ठीक है। कैन वी कॉल इट अ डे। चलो, थैंक यू सो मच।